आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सेल। इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका। ठीक है, अच्छा टॉपिक है? नहीं, अच्छा टॉपिक मतलब ऐसे है कि प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में आता है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड होते हैं ना तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे उसने मुझसे पूछ लिया था। और अगर अपन मेंस की बात करेंगे तो 3 मार्कर, 5 मार्कर, फुल क्वेश्चन तीनों बन जाते हैं। और प्री की बात करेंगे तो फैक्ट भी बन जाते हैं। मतलब ये मान के चलो ये तीनों स्तर पे या हर स्तर पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी अधूरी अधूरी सी लगेगी। ऐसा लगेगा कि गाजर का हलवा बना तो लिया है लेकिन शक्कर डालना भूल गए, तब फिर वैसा लगेगा। और कोई व्यक्ति अगर गाजर का हलवा खा रहा है उसमें शक्कर नहीं है तो क्या होगा फिर? उसके साथ मोए मोए हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके साथ? गाजर का हलवा खा के सीधा मोए मोए करने लगेगा। ठीक है, तो ये अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो अपने साथ मोए मोए हो जाएगा। पेपर ये मेंस में ना आएगा और निश्चित आएगा। 3 नंबर में पूछ लेगा तो 3 नंबर के लिए हर शब्द से क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्वेश्चन बन चुका है। बोर्ड पे एक जो शब्द लिखा ना सेल, ये प्रश्न है ना। तो जो भी शब्द बोर्ड पे लिखा जाएगा उस शब्द से 3 मार्कर बनेगा। ये इस टॉपिक की विशेषता है। ठीक है, और उस शब्द का जो समूह होगा उससे 3 मार्कर, 5 मार्कर बन जाएगा। ठीक है, और उसी शब्द को विस्तृत रूप में पूछ लेगा तो फुल मार्कर यानी कि 11 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे सेल को पूरा सिंसियरली, सीरियसली, ईमानदारी से अगर हम कवर करें तो हमें इसके 5 सेक्शन हैं जो पढ़ने हैं। इन 5 सेक्शन को जिस दिन हम कंप्लीट कर लेंगे उस दिन हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी। और उस दिन एक कॉन्फिडेंस अपने मन में आ जाएगा कि पूछ, कहां से पूछेगा साले, कहीं से भी, चाहे प्री पूछ ले, चाहे मेंस पूछ ले, और बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो इंटरव्यू में भी पूछ ले। बस क्या है कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन समझ रहे हैं, उसका घर पे रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना। और आंसर राइटिंग तो मैं करवा ही दूंगा। तो सेल के बारे में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए जनरल इंफॉर्मेशन या उसका परिचय। सेल के बारे में अपन थोड़ा इन जनरल बात करेंगे। एक्चुअल में ये सेल है क्या, किसने इसकी खोज करी, कब करी, कैसे करी, क्या इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं थोड़ा। फिर उसके बाद सेल के अपन पढ़ेंगे प्रकार, टाइप ऑफ सेल, सेल कितने टाइप की होती है, क्यों होती है। सेल 3 टाइप की है तो क्यों है? सेल कितने प्रकार की है? देखा, सेल 2 ही प्रकार की है, सेल 3 प्रकार की नहीं है। वो तो मैंने अभी बोला, ये जांचने के लिए कि तुम लोगों को मालूम है कि नहीं। अब ये क्लियर हो गया कि तुम जो व्हाइट बोर्ड में व्हाइट कलर है ना वैसे हो, एकदम नापाक। अब तुम्हारे ऊपर मैं ये जैसा पेन चलाऊंगा वैसे अक्षर आएंगे। सेल 2 प्रकार की है। और सेल 2 प्रकार की क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, उसके विकास को ध्यान में रखते हुए सेल 2 पार्ट में डिवाइड किए। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस जो है वो विकसित नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक नाम दे दिया है। यहां पे 2 शब्द है, एक है प्रो और दूसरा कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव, एंशिएंट, सबसे पहली। ठीक है, कैरियोटिक जो शब्द है वो कैरियन से बना है। किससे बना है? कैरियन इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कैरियन जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि केंद्रक को। तो ऐसी कोशिका जिसका कैरियन यानी कि केंद्रक प्राचीन हो तो वो विकसित होगी ही नहीं, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक है। और ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक विकसित है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। कैरियोटिक यानी कि कैरियन, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, यू मतलब एडवांस। ये प्रो है ना, ये प्रोमैक्स है। सैमसंग के और इनके मोबाइल आते हैं ना, ये प्रो है
अगला एडिशन आएगा तो प्रोमैक्स आएगा। तो ये प्रोमैक्स नहीं है। यू का जो स्पेलिंग है वो EU से स्टार्ट होता है। यू का मतलब होता है सत्य, यानी कि ट्रू। ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सत्य है, सत्य मतलब डेवलप्ड है, विकसित है, वो यूकैरियोटिक है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की। आगे चल के अपन देखेंगे जो यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल बाई स्ट्रक्चरली, संरचना की दृष्टि से आगे चल के संरचना की दृष्टि से ये यूकैरियोटिक सेल आगे चल के दो टाइप में और डिवाइड हो जाती है। एक होती है पादप कोशिका, प्लांट सेल, और दूसरी होती है जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। जब भी आपने डायग्राम देखे होंगे आपको कुछ इस प्रकार से दिखते होंगे। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, घर के ऊपर बढ़िया से चितकबरी डिजाइन कर देते हैं, तो प्लांट सेल कहलाती है। जो गरीब लोग होते हैं वो सीधे सीधे ऐसा, गरीब लोग, उसके बाद पैसा नहीं है तो बाहर से बाउंड्री नहीं करवाई, ये घर की दीवारें हैं और घर की दीवार के चारों ओर बाउंड्री, यानी कि प्लांट सेल रिच सेल होती है। एनिमल सेल रिच सेल नहीं होती, क्योंकि उसके पास ना तो सेल वॉल है, ना उसके अंदर प्लास्टिड है, ना उसके अंदर ऐसी कोई यूनिटी है पदार्थ, ऐसा कोई उसके अंदर मिक्सचर भी नहीं है जिससे वो कठोर हो। ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जैसे अपन ने मुक्का मारा दीवार में, दीवार टूट गई, वो डिपेंड करेगा मुक्के पे। पता चले मैंने मारा मुक्का टूट गया, फिर अपन ऐसे लेके गए भैया फ्रैक्चर जोड़ दो, अपन जाएंगे ना हॉस्पिटल तो बोलेगा फ्रैक्चर नहीं जोड़ दो, पूरा हाथ कटेगा क्योंकि हड्डियां खराब हो चुकी हैं। लेकिन अगर दया होगा तो गेट टूट जाएगा। दया देखा तुम? CID देखी? CID में हमेशा पुरुष को बदनाम किया जाता है। मतलब CID के अनुसार पुरुष केवल अपराध करने के लिए पैदा हुआ है। देखा अपन ने CID में पुरुष केवल अपराध कर, पुरुष इनोसेंट होता ही नहीं। इसको देखो कितना इनोसेंट है, लेकिन ये CID के अनुसार इतना शांत क्यों बैठा है? जरूर उसके मन में कुछ खुरापात चल रही है, जरूर मन में ये सोच रहा है कि बाहर मिलेंगे मैं चाकू घुसा दूंगा, जरूर ये कुछ हंस के अपने मन में कोई घिनौना अपराध षड्यंत्र रच रहा है। CID के अनुसार यही होता ना। तो CID के अनुसार एक अलग चीज है। खैर समझ में आए? तो ये कोशिका के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। यहां पर क्वेश्चन बनेगा शॉर्ट नोट, प्रोकैरियोटिक सेल क्या समझाइए, यूकैरियोटिक सेल क्या समझाइए, समझाएंगे? दोनों के बीच में अंतर क्या है समझाइए, समझाएंगे? मना कौन कर रहा है? बिल्कुल समझाएंगे। पादप कोशिका क्या है समझाइए, इसको भी समझा देंगे। जंतु कोशिका क्या है समझाइए, दोनों के बीच में अंतर क्या है समझाइए। दोनों के बीच में समानता क्या है, समानता लिखनी है, समानता नहीं करनी, नहीं तो साउथ की हीरोइन हो जाएगी वो। समानता, ठीक है। और इनके बीच भी समानता अपने को समझाना है। तो ये अब प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो पहला अपन परिचय पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिद्धांत। कोशिका का अपना एक सिद्धांत होता है। हर एक व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। अपन नहीं हिलने वाले, सख्त लौंडा, लेकिन कहीं जाके अपने को अगर पिघलना पड़े तो अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो अपने जीवन में सिद्धांत होने चाहिए। ऐसी कोशिका का एक सिद्धांत है, हमारे शरीर की संपूर्ण इकाइयां सूक्ष्म रूप से कोशिका से बनी है ना। इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं, सभी जीव के शरीर का निर्माण कोशिका से ही होता है। ये कोशिका का सिद्धांत है। देने वाले 2-3 वैज्ञानिक हैं, आपने 2 के नाम सुनेंगे, तीसरे का मैं सुनाऊंगा आज। फिर इसका अपने को पढ़नी है संरचना एवं कार्य, जो कि सिलेबस में दिए गए हैं। संरचना कार्य जो नहीं दिया गया है हमें वो भी पढ़ना है, वो है विभाजन। क्योंकि हमारे मानव शरीर संरचना के अंतर्गत चीजें शामिल हैं उसमें, और विभाजन नहीं होगा तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, है ना। तो ये है हमारी कोशिका जो हमें पढ़नी है, समझ में आए?
कोशिका के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1665 में 1665 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। नाम क्या था? तो हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में एक कोई चीज देखी। क्या देखी उसने? एक कोई चीज देखी, और वो जो चीज उसने देखी वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी। इस प्रकार से ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार की कोई एक चीज उसको दिखाई दी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहा था, माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, फ्री बैठा था, मजे कर रहा था उसमें। माइक्रोस्कोप में अगर किसी के हाथ में माइक्रोस्कोप लग जाए तो क्या करेगा? उसके अंदर कोई ना कोई चीज देखने लग जाएगा। इसको दही को देखते हैं, दही के कीड़े दिखेंगे। पानी को देखते हैं, पानी के अंदर ये दिखेगा। दारू देखते हैं कैसी दिखती है, मजे करेगा ना। मजे मजे में इसने कोशिका की खोज कर दी। तो जब ये उस माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी चीज को देख रहा था, तो किस चीज को देख रहा था? अभी मैं नाम बताऊंगा। तो जिसको भी ये देख रहा ना, इस तरीके से छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे थे उसको। क्या दिखाई दे रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही थी। इसी छोटी छोटी संरचना को उसने नाम दिया है सेल। इसी छोटी संरचना को नाम दिया सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है, इसका क्या अर्थ होता है? छोटा कमरा। दिखाई दे रहा है ना छोटा कमरा? ये छोटा कमरा होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ा फेमस एक्टर या कोई पॉलिटिशियन जब कोई अपराध कर देते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। फिर जेल में जब वो चले जाते हैं, अपन कहते हैं ना उनको 26 नंबर की सेल में रखा गया है। किस में रखा गया है? वो 26 तो मैंने रेंडमली बोल दिया, ऐसे नहीं कि मेरे को याद है वो भी। 40 मान लो, हो सकता है जेल में 40 सेल ही ना हो, तो इसलिए 26। तो सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक 1665 में जिस पदार्थ पे रिसर्च कर रहे थे उस पदार्थ का नाम था कॉर्क। कॉर्क नाम का पदार्थ था। उस पदार्थ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे अंदर से दिखता कैसा है, दिखता कैसा है। तो जब वो अंदर से देख रहे थे तो ऐसा दिख रहा था, वो छोटे छोटे कमरे दिख रहे थे। तो छोटे छोटे कमरे को उसने, वो छोटा कमरा सेल बोला जाता था उनके यहाँ, उन्होंने सेल बोल दिया। हिंदी में इसको नाम दिया कोशिका। और ये जो कॉर्क था, कॉर्क की सबसे ऊपर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। और कॉर्क कहां पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। कॉर्क यानी कि प्लांट सेल का हिस्सा था। प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है जी, सेल वॉल थी। इसी की उसने आकृति देखी थी। कुल मिलाकर तो बात यही हुई ना। तो सेल वॉल जो है वो मृत अंग होता है, यानी कि डेड पार्ट होता है, ये जीवित नहीं होता है। जो कोशिका का सेल वॉल होता है वो मृत भाग होता है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो कुल मिला के इन जनरल अपन निष्कर्ष निकालेंगे तो ये बात आएगी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क नामक पौधे की कोशिका भित्ति पर रिसर्च करते हुए बताया कि संपूर्ण जीव छोटे छोटे कमरे अर्थात कोशिका से बना होता है। यह कोशिका मृत कोशिका थी जो रॉबर्ट हुक ने खोजी। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है कि भैया जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। तो वो हुक है जी, हॉक है, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की, जबकि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कोशिका, सिर्फ 3 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया है, सेल लिखा है, सेल या कोशिका लिखा है। तो अब ऐसी स्थिति में उन 3 लाइनों के अंदर हम क्या चमत्कारी लिख दें कि हमें वो 3 नंबर दे दे। तो हम लिखना चालू करेंगे, सभी जीव की मूलभूत इकाई। लिखना नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। सभी जीवों की मूलभूत इकाई यानी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में सभी जीवों की मूलभूत इकाई है ना। या आप सभी जीव नहीं लिखेंगे तो जीवों की मूलभूत इकाई, कॉमा, इतने में हो गया। फिर उसके बाद वही लिखेंगे, अपने पास जगह है, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665, बात खत्म। यानी 2 फैक्ट अपने एक लाइन में आ जाएंगे।
जिनकी राइटिंग बड़ी है वो फैक्ट नीचे उतर जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। जीवों की सूक्ष्मतम इकाई या मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक, जो अपने को पहले याद आ जाए वही लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद खोजकर्ता, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ब्रैकेट में लिखेंगे 1674। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रकार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद लिखेंगे संरचना केंद्रक केंद्रक झिल्ली, से बहुत सारी चीजें हैं अपन एक एक करके उसमें जमा देंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। कुल मिला के आपको जब भी आंसर लिखना है, क्या लिखना है, लघु वाक्य, यानी कि अर्थपूर्ण लघु वाक्य। इस लाइन को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। जब भी आप आंसर लिखेंगे कम से कम 3 मार्कर और 5 मार्कर, आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और कॉमा लगा के बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ समझ रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अपन सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, नंबर वो 1 भी नहीं देगा। उदाहरण के लिए एक बात बताता हूं, 2014 एमपीपीएससी जो मेंस था उसमें एक क्वेश्चन आया था 3rd पेपर में कि भारत के विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। भारत की विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। यह ऐतिहासिक ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हालांकि उस समय पेपर मैंने भी दिया था और वो पेपर का आंसर मैं लिख के आया। उस समय शायद जो फुल क्वेश्चन था 15 नंबर का आता था और मुझे 12 नंबर मिली थी। लेकिन मैंने आरटीआई लगाई थी, मैं उस कॉपी को चेक करने गया था, तब मुझे पता चला कि मुझे 12 नंबर मिले थे। हालांकि एक मेरा दोस्त है, दोस्त मेरा वो बहुत अच्छा है ऐसा उसको लगता है, लेकिन उसका नंबर पे उसने भी आरटीआई लगाई थी, उसने भी मेंस दिया था और वो कॉपी चेक करके आया और उसने इस प्रश्न का उत्तर जब चेक किया तो उसको ऐसे 2 अंडे नजर आए वहां पे 15 में से, और उसकी मुस्कुराहट जो थी वो गायब हो गई। बोले कि यार ये कैसे होगा, मतलब वो भी बहुत अच्छा लिख के आया था ऐसा उसको लग रहा था। जब उसने वहां पे 00 देखे तो उसके बाद वो परेशान हो गया। मान के चलो उदाहरण के लिए उसका 24 तारीख को टर्न था, मेरा 26 को था, तो उसने मुझे बोला कि यार जब तू जाए तो देखना इस प्रश्न में तुझे उत्तर कितने नंबर मिले। तो मैंने ठीक है मैं देखूंगा। तो मैंने स्पेशली वो चेक किया तो मुझे 15 में से 12 नंबर थे और मेरी जो मुस्कुराहट थी वो बरकरार थी, उसकी जो गायब हो गई वो मेरी नहीं गायब हुई। तो जब मैं लौट के आया तो मैंने उससे पूछा कि यार मेरे को तो 12 नंबर दिए, तुझे 00 क्यों दिया। तो जो निष्कर्ष है वो तुम्हारे काम का है। वो निष्कर्ष ये है कि जो पूछा जाता है अपने को वही लिखना होता है। अगर अपन वो नहीं लिख पाते हैं तो फिर वो नंबर नहीं देता है। फिर चाहे तुम पेज भर दो, ये एमए का एग्जाम नहीं है कि तौल के नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक उपलब्धियां पूछी थी और वो वर्तमान की इसरो की गठन के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई थी सब लिख दिया। जबकि ऐतिहासिक उपलब्धि अपने को बहुत सारी चीजें थी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमने 0 भी दिया था, ऐसा नहीं है। तो वहां से आंसर लिखना चालू करना था और मैंने वही कुछ लिखा था, मैंने वैसे ही कुछ लिखा था तो मुझे 12 नंबर दिए। और उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, इसरो की स्थापना के बाद से सारी चीज, तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं थी, है ना। तो कुल मिला के अपन जो लिख रहे हैं वही अपने को ध्यानपूर्वक लिखना है कि जानना चाह भी रहा है कि नहीं, है ना। अब कोशिका के संबंध में अपने को इतना पता चल गया कि अपन 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिख देंगे। एक आध भूल जाए तो एक आध फैक्ट याद रखना कि सबसे लंबी जो कोशिका है वो 3 मार्कर के अकॉर्डिंग सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है। नर्व सेल को इंग्लिश में एक नाम और देते हैं न्यूरॉन, हिंदी में तंत्रिका कोशिका ही कहते हैं। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग की नहीं होती, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उस अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है।
शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, यानी कि ओवम सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है वो सबसे बड़ी है और सबसे लंबी है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका ये लंबी है और ये बड़ी है। बड़े और लंबे में अंतर समझ में आया? लंबे यानी कि जमीन से लेके ये कैमरा जो स्टैंड है वो लंबा है, लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा बोर्ड है। बड़ा क्या है? बोर्ड है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की है और लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अब बड़ी लंबी होगी तो छोटी भी होगी कोई ना कोई। सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जिसकी होती है वो नाम है जीवाणु। जीवाणु की कोशिकाएं सबसे छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जीवाणुओं में भी एक जीवाणु जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इस संसार में पाए जाने वाले सभी जीवों में सबसे छोटी कोशिका। अब 3 मार्कर लिखने के लिए आपके पास सफिशिएंट शब्द हो गए हैं। अगर एक आध भूल भी जाओगे तो भी काम चल जाएगा। फिर भी भूल जाओ तो आप ये याद रखना, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है। अंडाणु कोशिका यानी कि ओवम सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म यानी कि शुक्राणु। मानव का याद कर लेना और यही फैक्ट प्री में पूछ ली जाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव लगा लो, आपका प्री भी कवर हो जाएगा। ठीक। अब बहुत सारी चीजें लिखने के लिए समझ में आया? मानव शरीर की छोटी शुक्राणु, बड़ी अंडाणु, लंबी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। ऐसे इन जनरल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु की। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए प्रकार, तो 2 प्रकार, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। ठीक है। फिर उसके बाद खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665 किस पे की? कॉर्क नाम के पौधे पे भी। ठीक है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक कब की? 1674 में की। ठीक है। अब अपन 3 मार्कर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? किसी को कोई तकलीफ नहीं तो लिखो फिर 3 मार्कर रफ कॉपी में। और कोशिश करना कॉपी वही होनी चाहिए जिसको अपन मेंस में लिखने वाले हैं ना, इसलिए उन्हीं 3 लाइनों में आंसर लिखने की प्रैक्टिस डालो। सेल को केवल 3 मार्कर में लिख देना कि अपन 3 में से 3 नंबर मिल जाएं। और लिखने के लिए थोड़े अपने को फोकस करना है इस चीज पे। इस चीज पे फोकस करेंगे तो आंसर में वो प्रभावशीलता आएगी जो वो जानना चाहता है। लिखो 3 मार्कर, यही जो अपन ने अभी पढ़ा। शरीर की सूक्ष्म इकाई, कॉमा खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, कॉमा प्रकार, कॉमा लंबी छोटी, ऐसे करके लिख दो। देखो कब लिख दिया? फिर से लिखो केवल 3 मार्कर में। ईस्वी सन। पूरा नाम ल्यूवेनहॉक। अक्षर का फॉन्ट साइज बढ़ा लो यार। हाँ बहुत है, इतने में भी नहीं मिल जाएंगे। थोड़ा तुम्हारा फॉन्ट साइज बढ़ेगा तो वो 3 में आ जाएंगे। लिख गया? लगभग लोगों ने सही लिखा है।
कैसे लिखे हैं? जिन्होंने नहीं लिखा है, जिनको लिखना नहीं आ रहा है, वो आंसर लिख दें 3 मार्कर में। जीवों की सूक्ष्मतम इकाई जीवों की सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है। तो कॉमा लगा लिखें खोजकर्ता। रॉबर्ट हुक, इंग्लिश में फाउंडर, ऐसे लिखना है अपने को। छोटी जैसे अपन ने लिखा ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कॉमा फाउंडर डैश रॉबर्ट हुक 1663, है ना, हेडिंग बना के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद लिखो प्रकार, ठीक है। प्रकार को थोड़ा अगली लाइन में जा रहा है तो ठीक, नहीं जा रहा है तो एक के बाद एक कॉमा लगा के थोड़ा डायग्रामेटिकली, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर उसके बाद लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कॉमा बड़ी कोशिका, ओवम सेल, अंडाणु कोशिका, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। फिर उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, ऐसे कॉमा लगा लगा के जितने बन जाए 3 लाइनों में उतने बना देने हैं, उससे अपने को नंबर अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक चीज से अपने को एक फैक्ट कवर हो रहा है और अपना एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। समझ में आए कोशिका क्या है? किसी को अगर कोशिका समझ में नहीं आई हुई तो वो बताए, उसके बाद अपन आगे बढ़े। हाँ, अगर चाहे अगर कोई फैक्ट याद नहीं और मतलब याद आ नहीं रहा है या लिखने के लिए कमी पड़ रही है तो उसको घर में जाके थोड़ा पढ़ लेना। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, प्रारंभिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान, ये फैक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक। अब आते हैं अपन कोशिका के प्रकार पे। तो कोशिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। क्यों है 2 प्रकार? क्योंकि वो केंद्रक के विकास के आधार पर है, ठीक है। तो एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, ठीक है। ये कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है और ये कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो अपने को प्रकार समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कोशिका जो है वो केंद्रक के विकास के आधार पर 2 भाग में विभाजित होती है या 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर एक गोला नहीं पाया जाता, मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक गोला और है ना, इस गोले का नाम है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ये जो गोला अपन बनाना चाह रहे हैं वो उसके अंदर होता नहीं है, तो इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? केंद्रक विकसित या केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये लिख सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। किसी को दिखाई दे रहा है यहाँ केंद्रक? मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अपन समझा कि केंद्रक आखिरकार बना किससे है? तो केंद्रक बना होता है 4 चीजों से। 4 चीज मिल जाएंगी तो केंद्रक बन जाएगा। इन 4 चीजों के अभाव में केंद्रक अल्प विकसित होगा और चारों चीजें नहीं होंगी तो केंद्रक अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो केंद्रक जो है वो सबसे बाहरी जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर उस केंद्रक के अंदर एक छोटा गोला होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा गोला होता है, उसको अपन कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस, वो यहां दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। फिर केंद्रक जो है वो बना होता है क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन यानी कि केंद्रक के अंदर ऐसे उलझे हुए जाल जैसा स्ट्रक्चर, वो यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, पहले बना नहीं था इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, अब तो दिखाई दे रहा है। तो क्रोमेटिन तो यहां पाया जाता है, ठीक है। दूसरा केंद्रक जो है वो बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक के अंदर ऐसा द्रव भरा रहता है, यहां दिखाई दे रहा है, यहां भी भरा रहता है, ठीक है। कोशिका के चारों ओर ऐसा बाहर भी एक द्रव भरा रहता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। एक केंद्रक के अंदर भरा रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है।
अब यहां पे देखो, ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, वो होगा यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस में केवल यही दो चीज पाई जा रही हैं, इसलिए ये अल्प विकसित है, और यूकैरियोटिक में वो चारों पाई जा रही, इसलिए वो विकसित है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस, सबसे पहले अपन ये लिखेंगे क्योंकि विकास केंद्रक का ही तो है, तो अपन लिखेंगे यह कोशिका अल्प विकसित केंद्रक से बनी होती है, यह पूर्ण विकसित केंद्रक की बनी होती है। या अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, इसमें पूर्ण विकसित पाया जाता है ना। अंतर भी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अंतर को भी आपको इस तरीके से लिखना है, आधार बना के। तो अंतर का पहला आधार अपन ने लिखा है केंद्रक। तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, अल्प विकसित, और उधर कैसा आएगा, पूर्ण विकसित। पहला, दोनों में अंतर समझ में आया। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती है, वह कोशिका जो अल्प विकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, या अपन इसकी परिभाषा में लिखेंगे जीवन की उत्पत्ति के प्रारंभिक चरण में बनने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो अल्प विकसित होती है। ऐसा बहुत लेंदी जाएगा, ऐसा लेंदी ना जाए इसलिए अपन सीधा सीधा याद रखो, ये अल्प विकसित कोशिका, ये पूर्ण विकसित कोशिका है। वो अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, जैसे भारत एक विकासशील है ना, और अमेरिका एक विकसित है। तो हम विकासशील क्यों हैं, क्योंकि हम प्राचीन काल से क्या है, कृषि प्रधान रहे हैं और वो सेवा प्रधान रहा है। तो इस तरीके से, तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, इसके अंतर का आधार अगर अपन बनाएंगे तो इसमें अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और यहां पाई जाती है। तीसरा, इसके अंदर अपन देखेंगे तो ये क्या दिखाई दे रहा है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। ये जो उलझा हुआ धागा, ये उलझा हुआ धागा जो है ना, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी कि जैसे कि आप रस्सी लेना और रस्सी को ऐसा उलझा देना, तो वो बन जाएगा क्रोमेटिन, जैसे इस तरीके से उलझा हुआ। लेकिन अगर उनको खोल खोल के सुलझा सुलझा के अलग अलग व्यवस्थित रख देंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा केंद्रक, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाते। क्यों नहीं होते उसके अंदर गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिन जो होता है, उस क्रोमेटिन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, वो नहीं पाया जाता। और गुणसूत्र का निर्माण दो चीजों से होता है, एक डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। तो दूसरा अंतर का आधार क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यहां पे नहीं पाया जाता, यहां पे पाया जाता है, ठीक है। या अपन ये भी लिख सकते हैं गुणसूत्र, यहां पे नहीं पाया जाता, यहां पे पाया जाता है, ठीक है। फिर एक और अपन लिखेंगे डीएनए। यहां पे डीएनए जो होता है वो सरल संरचना होती है, यहां पे जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स, और वो सिंपल, ठीक है। तो ये अपने को याद रखने पड़ेंगे। पहला प्रोकैरियोटिक, अब फिर से थोड़ा कंक्लूड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती, अंडर डेवलप्ड या अल्प विकसित कोशिका होती है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यह डीएनए सरल संरचना वाला होता है, इसका डीएनए सरल संरचना वाला होता है। इसके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाते, ठीक है। इसका केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अच्छा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बाहर साइटोप्लाज्म में, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में और बाहर जो है साइटोप्लाज्म, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों मिक्स है। तो अपन ये लिख सकते हैं इनका केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स होता है और इसका दोनों पृथक होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, इसके अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाएगी, है ना, ये गोल्गी बॉडी। यानी कि इसके अंदर जो
लेयर्ड मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर एक भी नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना कोशिका झिल्ली है, कुछ भी नहीं। ठीक, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं इस कोशिकांग। अगला अंतर, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, इंग्लिश में लिखना सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहां पे अनुपस्थित, वहां पे उपस्थित। झिल्ली युक्त कोशिकाएं यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हुई, गोल्गी बॉडी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, प्लास्टिड हुआ और तमाम चीजें यहां पाई जाती हैं। यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर एक अंतर का आधार हुआ राइबोसोम। एक अंतर का आधार क्या हुआ? राइबोसोम। तो इधर जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है 70S प्रकार का, ये 705 नहीं है, एस है वो 70S, और यहां पे जो राइबोसोम पाया जा रहा है वो 80S। तो यहां पे एक अंतर का आधार आएगा राइबोसोम। कितने अंतर हो गए? बहुत ज्यादा हो गए, 8 हो गए। अब परीक्षा में जब आएगा तो केवल 5 लिखने हैं, है ना। और अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या है समझाइए, तो एक एक करके समझा देना। वह कोशिका जिसका केंद्रक अल्प विकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। नंबर 1, इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इनमें गुणसूत्र का अभाव होता है, इनका डीएनए सरल संरचना वाला होता है। ठीक है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। इनमें केंद्रक के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। इनके अंदर जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, वो नहीं पाई जाती है ना। अगर अपन फैक्ट को कम करना चाहें, कंटेंट को बढ़ाना चाहें, तो लिख दें इनके अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। सब एक साथ आ गया। तो अपन छोटे छोटे फैक्ट बढ़ाना चाहें तो अपने पास लाइन कंपटरी बढ़ा दो। और अगर अपन ये पूछा जाए यूकैरियोटिक, वह कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन युक्त केंद्रक पाया जाता है। दोनों एक ही लाइन हो गई, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जटिल संरचना वाला होता है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिलाकर गुणसूत्र बनता है। तो इसके अंदर तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं और विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि विशेष रूप से उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनके अंदर राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। अब चूंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इसके अंदर सारे काम एक ही कोशिका को करने हैं, है ना। जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा, है ना। कोशिका का विभाजन कौन करेगा, कोशिका के और भी बहुत सारे काम कौन करेगा, तो संपूर्ण काम कोशिका ही करेगी। जैसे हर घर में एक जो अपनी माँ होती है, उसकी हमेशा एक यही इच्छा होती है कि बड़े वाले की शादी कर दो तो बहू आ जाएगी, काम में हाथ बटाएगी, काम में हाथ बटाएगी। इसीलिए वो घर में लड़कों की शादी करवाते हैं। फिर बाद में वो काम में हाथ तो नहीं बटाती, लेकिन घर बटा देती है। तो काम में ही तो बांटना है, अब तुम अपने लिए अलग बना लो, काम बट गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें श्रम विभाजन नहीं होता। जैसे अगर अपन लिखेंगे श्रम विभाजन, तो इसमें श्रम विभाजन नहीं होता, सारे काम उसी को ही करने हैं। और यूकैरियोटिक में श्रम विभाजन होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है, ऊर्जा का निर्माण कर रही है। गोल्गी बॉडी क्या कर रही है, भोज्य पदार्थों के छोटे छोटे बंडल बना रही है। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण, यानी कि हर एक फंक्शन करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। लेकिन यहां पे कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सब काम वही कर रही है, सफाई भी, शॉपिंग भी, सब काम उसी को करना है। और यहां पे हर काम के लिए अलग अलग लगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये अंतर हो गया कि इसमें श्रम विभाजन नहीं होता, इसमें होता है। पूरी कोशिका अपने आप में काम नहीं कर रही है, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कितने हो गए, ये 7, 8, 9 और 10वां उदाहरण। इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण है वो है जीवाणु। अपन पढ़े थे, जीवाणु अपन ने पढ़ा था, यह एक कोश की प्रोकैरियोटिक सेल का जीव होता है। तो इसका उदाहरण जीवाणु।
और यूकैरियोटिक में अपन पढ़े थे, कुछ नहीं तो अपना नाम लिख दो। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है वो, कौन सा जीव है वो, नाम क्या है वो? सही से पढ़ो, क्या लिखा है वो? नहीं, जीवाणु की बात क्या लिखा है तुम बताओ। है NI इसमें उदाहरण में वो मानव वगैरह, मानव वगैरह नहीं, मानव ही आएगा, मानव भी आएगा, अमीबा भी आएगा, सारे ही आएंगे। हाँ तुम बताओ इधर आगे क्या लिखा है वो लिखा है नीतिन, मेरा नाम लिखा है वो। कोडिंग रीजनिंग भी है अपने पेपर में, यानी कि मानव। खैर, मानव की जगह तुम अमीबा से लेके नील व्हेल मछली तक कुछ भी लिख सकते हो, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं। मानव, कुत्ता, भेड़, बकरी, भालू, सब। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझ गए, है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में इंडिविजुअल और अंतर सारी चीज समझ में आएंगी। अब समानता बची। समानता ये है कि इसके अंदर डीएनए दोनों में पाया जाता है, चाहे भले इसका सरल हो उसका जटिल हो, लेकिन है तो दोनों में। अब समानता लिखेंगे कैसे? समानता लिखेंगे डीएनए, सॉरी, समानता लिखेंगे अपने को ऐसे करके एक एक करके पॉइंट वाइज, दोनों में डीएनए पाया जाता है। समानता को ऐसे अंतर के आधार पर नहीं लिखेंगे, है ना। समानता लिखेंगे दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में डीएनए पाया जाता है। दूसरा, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, भले ही एक में 70 इस प्रकार के, दूसरे में 80 इस प्रकार के, लेकिन है तो दोनों में, है ना। दोनों में क्रोमेटिन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। क्रोमेटिन तो दोनों में, भले ही एक में गुणसूत्र है एक में नहीं है, लेकिन क्रोमेटिन तो दोनों में है। ये लिख लो, नहीं बाद में भूल जाओगे। समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों में डीएनए पाया जाता है। दूसरा, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या बोला मैंने अभी? हाँ, दोनों में क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन तो दोनों में है। ठीक है। फिर इसके अलावा एक कोशिकी होते हैं, तो वो तो जीवों की बात होगी, कोशिका की संरचना की बात कर रहे हैं अपन। दोनों में केंद्रक पाया जाता है, ये नहीं लिखेंगे। और दोनों में जीव द्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। दोनों में प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसको कहते हैं? आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो ये तो दोनों में ही है ना। तो ये 4 हो गए आपकी समानताएं जो दोनों में है। ठीक है। और अंतर आपके पास हो गए लगभग 10 में से कोई 5 भी आपको याद रहेंगे तो 5 भी आप लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, वहां पे केवल अंतर आएगा, समानता नहीं आएगी। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले आप जो पहली लाइन लिखेंगे अंतर लिखने के पहले, जैसे अपन यहाँ पे उत्तर लिखना चालू कर रहे हैं ना, तो उत्तर लिखने के बाद सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि यह दोनों ही कोशिका के एक प्रकार हैं जिनके मध्य कई समानताएं तथा कुछ अंतर निम्नलिखित हैं। तो अपन ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों कोशिका के प्रकार है जो कि उसका एक परिचय है। और मैं हमेशा कहता हूं जब आप परिचय देंगे तो आप औरों से बेहतर आंसर लिख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन डालना बहुत जरूरी है, हालांकि हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है कि आप हेडिंग डालें परिचय। तो हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन में आप परिचय परिचय हेडिंग डालेंगे तो उसको लगेगा यार एक जैसा चीज चल रही है, तो उसको एक जैसा फॉर्मेट बोलेंगे, और फॉर्मेट एक जैसा रहेगा तो वो अच्छे नंबर नहीं देगा। मतलब आप संसद भी लिख रहे हो तो परिचय लिख रहे हो, प्रोकैरियोटिक सेल लिख रहे हो तो परिचय लिख रहे हो, अकबर लिख रहे हो तो परिचय लिख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा दृष्टिकोण एक जैसे फॉर्मेट पे आ जाएगा। उससे तकलीफ होगी क्योंकि आप हर एक आंसर को एक जैसा लिख दोगे, लेकिन लिखना वही है, लिखना सब में ही है परिचय।
बस हेडिंग नहीं लिखनी, किसी किसी में हेडिंग डाल दो, उसको लगे कि यार वाह यार बेहतरीन, जैसे फुल क्वेश्चन में डालो हेडिंग, शॉर्ट में 3 मार्कर में हेडिंग मत डालो। जैसे अपन निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते समय आपको बताया गया होगा कि जो निबंध में लिखने वाले इंडेक्स पहले ही बता दो और उसको फिर विश्लेषित करो, तो उसको समझ में आ जाएगा इस निबंध के अंदर वो ये सारी चीजें हमको बताएगा, पहले से उसको पता रहेगी, तो आंसर मेकिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो परिचय लिखेंगे। सबसे पहले दोनों कोशिका के प्रकार हैं जिनके मध्य सूक्ष्म अंतर निम्नलिखित हैं, और सूक्ष्म अंतर ऐसे लिख दो। अगर उसने समानता पूछी तो ऐसा लाइन बाई लाइन लिख दो। ठीक, अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो बायोलॉजी है वो बिना चित्र के आगे नहीं बढ़ती है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये होगा सोने पे सुहागा, और अगर अपन डायग्राम नहीं बनाते हैं तो अपनी किस्मत खराब। मतलब अपन कितना ही आंसर अच्छा लिख देंगे वो नंबर अच्छे नहीं देगा। ऐसी स्थिति में वो नंबर देगा 3, और यही डायग्राम अगर बने होंगे, यहाँ पे जीवाणु का है तो आप जीवाणु जहां लिख रहे हैं, मतलब आप 10 तो नहीं लिखेंगे कुल मिला के, तो एक जीवाणु का डायग्राम बना देना, बस इतने ही बना देना, नीचे लिख देना जीवाणु। और इधर अपने को लिखना है मानव, मानव तो नहीं बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पे उदाहरण इसलिए लिखना अमीबा, और अमीबा बना देना, लिख दो अमीबा, हो गया, हो गया डायग्राम। तो इस तरीके से क्या है कि अपना उत्तर औरों से बेहतर होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लघु अर्थपूर्ण वाक्य भी हैं, इसमें अपना चित्र भी है, फ्लो चार्ट भी है, व्यवस्थित है। बायोलॉजी के आंसर में आपको चित्र डालना है, कंपलसरी है, जहां नहीं डालना है वहां जबरदस्ती नहीं फंसाना है, डल रहा है तो डालो। ठीक, तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? कोशिका समझ में आया? कोशिका क्या है? जीवों की मूलभूत इकाई। संसार के अंदर पाए जाने वाले सभी जीव सूक्ष्म कोशिका से बने होते हैं, यानी कोशिका समस्त जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक, मौलिक, सूक्ष्म, कैसे भी लिख लो, चारों चीज चाहिए। सूक्ष्म इकाई यानी कि माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मौलिक इकाई, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी लिख दो, आपको चारों में से जो आपको याद रह जाए। लेकिन पहले कार्यात्मक नहीं लिखना, पहले संरचनात्मक लिखना है, क्योंकि संरचना पहले बनेगी तब तो वो काम करेगी। थोड़ा साइंस को साइंस की भाषा में भी लिखना है कि क्रमबद्धता भी याद रहे, है ना। अगर ये पूछा जाता है कोशिका क्या है, कितने प्रकार की समझाइए, तो सबसे पहले आप यूकैरियोटिक समझा देंगे, फिर प्रोकैरियोटिक समझा देंगे, तो ऐसी स्थिति में उसका हो जाएगा दिमाग खराब, क्योंकि पहले बनी प्रोकैरियोटिक ना, तो पहले प्रोकैरियोटिक ही समझाओ। कहने के लिए तो आपने गलत कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन विज्ञान बदल दिया ना, कि पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, फिर यानी कि पहले पूर्ण विकसित आ गई है, तो अल्प विकसित की तो जगह ही नहीं है ना। तो पहले अपने को ये क्रमबद्धता भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं अपन कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत देने वाले 2 वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिक को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्लाइडेन। क्या नाम है? स्लाइडेन नाम का एक वैज्ञानिक है, और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है स्वान। दूसरे का नाम है स्वान, ठीक है। स्वान को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में स्वान का क्या अर्थ होता है? कुत्ता, है ना। अपने एक श्लोक भी पढ़ा दो, विद्यार्थी की विशेषताएं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा करके ऐसा कुछ था, है ना। काक चेष्टा यानी कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा अगर किसी चीज को दिलो जान से चाहे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, तो आप कौवा बन जाओ। ऐसा नहीं कि आप कल से वो काला पोत के आ जाओ कि सर ने बोला था कौवा बन के आना है, तो वैसा कौवा यानी कि अपनी दृष्टि, अपनी इच्छा कौवे जैसी रखो। डीसी मतलब डीसी, डीएसपी मतलब डीएसपी, नो कॉम्प्रोमाइज। नीचे की कोई पोस्ट मिल जाए तो ले लेना, लेकिन सफर खत्म मत करना, क्योंकि डीसी मतलब डीसी, डीएसपी मतलब डीएसपी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ दिया
तो काक चेष्टा है ही नहीं। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान, मतलब पढ़ रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा नहीं कि बगल में मोबाइल भी चल रहा है। मोबाइल में अपन कभी कभी कुछ सर्च करते हैं ना, आधा घंटा 1 घंटा चलाने के बाद फिर रख दे, बाद में अरे यार वो तो सर्च करना भूल ही गए उसको दोबारा सर्च करते, ऐसा होता है ना। तो अपन बगुला जैसा ध्यान ही नहीं है। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए। अचानक से बड़बड़ा के उठ जाओ, अरे यार अभी तो 2 घंटे हो गए सोते सोते, अभी तो बहुत बाकी है पढ़ने। पेपर का जब समय आता है ना तो अपनी निद्रा श्वान निद्रा हो जाती है। अपन सोते भी ना तो ऐसा लगता है 12:03 पे सोए थे, 12:06 पे जब उठते हैं तो 3 मिनट में ऐसा लगता है कि बहुत सो ली। हमारा मस्तिष्क जो है वो उस साइकिल को 3 मिनट में पूरा कर लेता है। और नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को सोने के लिए 9 पॉइंटर की आवश्यकता होती है। 9 पॉइंटर का मतलब ये नहीं कि 9 घंटे। रात को आप 6 घंटे, 5 से 6 घंटे आप नींद लेते हैं तो रात के 5 से 6 घंटे में आपकी 9 पॉइंटर पूरी हो जाती है। लेकिन दिन में नींद पूरी करने के लिए आपको 9 पॉइंटर जो प्राप्त करना है वो ज्यादा लंबा समय लेना पड़ता है। फिर अपन दिन में नींद पूरी नहीं हो पाती ना तो सर में दर्द होता है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अपन केवल इतना समझाना चाह रहे थे, श्वान यानी कि कुत्ता। और कुत्ता क्या है? जंतु है ना कि प्लांट है? तो श्वान जंतु वैज्ञानिक है, आपको वहां लिखना पड़ेगा। कोशिका सिद्धांत श्वान ब्रैकेट में जंतु वैज्ञानिक, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक। ये बोटेनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन कुत्ते से कहानी शुरू की है। श्वान जंतु वैज्ञानिक, स्लाइडेन वनस्पति वैज्ञानिक, बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट, स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन ने 1838 में, कब? 1838 में अपने सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज दी थी। स्लाइडेन ने दी थ्योरी 1838 में। श्वान को मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। श्वान ने अपनी एक थ्योरी दी 1839 में। इनकी जो थ्योरी है स्लाइडेन की, वो ये कहती है कि संपूर्ण जीव, संपूर्ण नहीं, संसार के अंदर पाए जाने वाले समस्त पादप, सारे के सारे प्लांट सूक्ष्म इकाई अर्थात सेल से बने होते हैं। ये स्लाइडेन की थ्योरी थी। फिर उसके बाद श्वान की बात करेंगे तो श्वान ये कह रहा है इस धरती पर पाए जाने वाले समस्त जंतु, एनिमल, सूक्ष्म इकाई सेल से बने होते हैं। तो मतलब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग स्तर पे कह रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि यार तुम दोनों एक ही बात कह रहे हो, थोड़ा समझो बात को। तो बोले कि एक ही बात कैसे? मैं कह रहा हूं सारे पादप सेल के बने होते हैं, ये बोले कि सारे जंतु सेल के बने होते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम यार लड़ो मत, दोनों को मिला के 1838-39 आपने बायोलॉजी के अंदर जितने भी सिद्धांत देखे होंगे या जितने भी ईयर्स देखे होंगे सीधा सीधा लिखिए 1665, 1674, ऐसा नहीं। लेकिन ये बजट टाइप की 2 बार में क्यों लिखी है? ऐसा बजट पारित होता है ना 22-23 का, 24-25 का, ऐसा रहता है ना बजट। तो ये बजट टाइप का 38-39 क्यों लिखा है? इसको या तो 38 लिखो या 39। ऐसा तो है नहीं कि सिद्धांत जो दिया था 38 में दिया था और पहुंचते पहुंचते 39 हो गई, है ना। ऐसा इसलिए है कि स्लाइडेन ने 38 में दिया, श्वान ने 39 में दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जब एक साइंटिफिक मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया तो दोनों को अलग अलग पब्लिश ना करते हुए जोड़ के पब्लिश किया गया। तो अपन यहां पे देखते हैं कि अब जब पेपर में आएगा तो सबसे पहले अपन जो कोशिका सिद्धांत लिखेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या बनाएंगे? सबसे हम बनाएंगे पहले परिचय। कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में है क्या? कोशिका सिद्धांत कोशिका के मूल गुणों की व्याख्या करता है। ये आप लिख लो उसका परिचय। कोशिका, देखो परिचय हमेशा, अब यहां पे अपन परिचय ये नहीं लिख सकते कि कोशिका सूक्ष्मतम इकाई होती है, तो ये कोशिका का परिचय, सिद्धांत का परिचय नहीं। कोशिका सिद्धांत का परिचय लिखना पड़ेगा, है ना। तो कोशिका सिद्धांत का परिचय अपन लिखेंगे कि यह कोशिका के मूल गुणों को व्यक्त करता है। इट इज एक्सप्लेन टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। लिख लो। तुम्हारे चक्कर में अंग्रेजी में रट के आना पड़ता है मुझे और तुम लिखते नहीं हो। लिख दो नहीं, मैं अपने हाथ से लिख दूंगा वहां पे।
और मेरा पेन देख लो फिर कैसा है। तो कोशिका सिद्धांत का परिचय क्या है कि कोशिका सिद्धांत कोशिका के मूल गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु हुआ। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे फाउंडर या प्रवर्तक या खोजकर्ता भी लिख सकते हैं। प्रवर्तक कौन है, यानी कि किसने कोशिका सिद्धांत दिया है? दो लोगों ने दिया। अपन इस तरीके से एरो बनाएंगे, स्लाइड इन और नीचे लिखेंगे स्वान, इधर लिखेंगे वनस्पति वैज्ञानिक, और इधर लिखेंगे जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, फिर इसके बाद एरो लगाएंगे 1838 लिखेंगे, ईस भी जरूर लिखना, और 1839 लिखेंगे। तो यहां पे आपने अभी कोशिका सिद्धांत पढ़ा नहीं है, लेकिन कोशिका सिद्धांत के बारे में दो बातें अपन समझ चुके हैं। कोशिका सिद्धांत जो भी है, जैसा भी है, कोशिका के मूल गुण की व्याख्या कर रहा है। एक्चुअल में कोशिका क्या है, उसके गुणों की विशेषता को बताने वाला जो सिद्धांत है वो कोशिका सिद्धांत है, जिसको देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आते हैं इन कोशिका सिद्धांत के मूल बिंदु। मूल बिंदु के लिए आप यहां लिखेंगे सिद्धांत। एक्चुअल में अब हम सिद्धांत लिखने वाले हैं, 1 2 3 लाइन के बाद हम सिद्धांत लिखेंगे। पेपर में पूछा जाए कोशिका सिद्धांत क्या समझाइए, तो आपने 2 लाइन में तो उसका परिचय दिया, तीसरे लाइन में अपन उसको सिद्धांत को समझाएंगे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की मूल बातों में सबसे पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके अपन समझाएंगे। तो पहला बिंदु ये है कि समस्त जीव जो ये आपस में लड़ रहे थे ना, पादप कोशिका के बने होते हैं, वो लोग नहीं जंतु कोशिका के बने होते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, समस्त जीव की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देख लो, समस्त जीवों की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। समस्त जीवों की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु है। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु अपने को लिखना है कोशिका के मूल गुण से संबंधित। कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अब ये दो बातें इन्होंने दोनों ने मिलकर अपने अपने स्तर पे बताई, लेकिन अभी कोशिका सिद्धांत खत्म नहीं हुआ है। 2 ही बातों में कोशिका सिद्धांत पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2 एरो के बाद अपन अब नीचे लिखेंगे कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया, पैराग्राफ चेंज करके, या अंतिम स्वरूप, अंतिम रूप। कोशिका सिद्धांत यहीं पे खत्म नहीं होता। अंतिम रूप हेडिंग डाल दो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुडोल्फ विरकोव, रुडोल्फ लिख दो आप। तो रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने 1855 में इस कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। रुडोल्फ विरकोव 1855। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या, देखो कोशिका जीवन की सूक्ष्म इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, मौलिक इकाई है, सब चीज ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो नई कोशिका कैसे बनेगी, इस बात के बारे में स्लाइडेन और स्वान दोनों ने कुछ नहीं बताया था। तो कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देने के लिए रुडोल्फ विरकोव नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में एक सिद्धांत दिया। इससे संबंधित एक बात बताई और यहां पे स्टार बना के लिख दो, समस्त नई कोशिका का निर्माण, समस्त नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है। समस्त नई कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है। यह कोशिका सिद्धांत के अंदर एक चीज रह गई थी जो इसने जोड़ दी। अब ये हो गया कोशिका सिद्धांत पूरा। अब लाइनें गिनेंगे तो अपने को 8 लाइन से कम में ही काम हो गया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन वहां मिलेंगी, है ना। वहां पे अगर आप चाहो तो एक चीज और जोड़ सकते हो, विशेष। विशेष में आप लिखेंगे विषाणु यानी कि वायरस
कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करता। विशेष विषाणु कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करता। अब कोश का सिद्धांत अगर आ जाए परीक्षा में और एज इट इज यही 8 लाइन आप वहां पे चिपका के आ जाओ, तो उसके बाद वो आपको 5 में से 4 नंबर दे देगा। कहीं भी आप हिलोगे डिलोगे और सेंटेंस बढ़ाने के चक्कर में फैक्ट गायब कर दोगे तो वो 3 नंबर देगा। जैसे रुडोल्फ बिरकोव का नाम 90% विद्यार्थी नहीं लिखेंगे, 90% विद्यार्थी नहीं लिखेंगे, वो यही लिखेंगे और परीक्षा भी बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे। आमतौर पे जो विद्यार्थी मेंस में कोश का सिद्धांत लिखेगा वो यही लिखेगा कि यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों द्वारा 1838-39 में प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार नंबर 1, प्रत्येक जीव की सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है, यह कोशिका सिद्धांत कहलाता है। बगल में एक आध हो सकता है डायग्राम डाल दे जगह भरने के लिए बस, या ये लास्ट वाला भी डाल दे, आमतौर पर सभी डालेंगे कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि ये कोशिका ही नहीं होती। विषाणु अपन ने पढ़ा था अकोशिकीय जीव है, अकोशिकीय यानी कि ये कोशिका का बना ही नहीं, तो फिर पालन क्यों करेगा? लेकिन हमने औरों से बेहतर क्या लिखा है? पहले परिचय लिखा है, फिर दोनों के नाम लिखे हैं, फिर दोनों की विशेषताएं कि बॉटनिस्ट है, जूलॉजिस्ट है, फिर उसके बाद समय, फिर सिद्धांत की 2 मूल बातें, फिर उसके बाद अंतिम रूप किसने दिया सिद्धांत को, ठीक है, फिर उसने क्या बताया, फिर उसमें क्या विशेष बात है। हमारे सिद्धांत में बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर हमने कोशिका को पढ़ते समय आज 3 बिंदुओं को जाना कि कोशिका एक्चुअल में क्या होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के सिद्धांत क्या है, मतलब कोशिका सिद्धांत क्या है। कल हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और कार्य, परसों हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। 3 दिन में हो जाएगी कोशिका कंप्लीट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक अंतर और लिखना चाहें तो 11वां अंतर है कोशिका विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो विभाजन है वो होता है द्विविभाजन, यानी कि एक कोशिका जो है वो द्विविभाजन के माध्यम से 2 भाग में बट जाती है, ठीक है। और यहां पे इधर यूकैरियोटिक में लिखेंगे समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री यानी कि माइटोसिस और मियोसिस,